अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विस्पर मॉडल। तो सबसे पहले विस्पर मॉडल क्या चीज़ है? सो विस्पर स्टैंड फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फेयर रिपल्शन थ्योरी। थ्योरी के टाइटल से हमें इस थ्योरी के मुतालिक कुछ बातों का अंदाजा हो सकता है। नंबर फर्स्ट, दिस थ्योरी इंक्लूड वैलेंस। सो दिस थ्योरी फोकस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये थ्योरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोकस करेंगे क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली, दिस थ्योरी काउंट्स फॉर इलेक्ट्रॉन फेयर्स। क्या हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन फेयर्स के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड, रिपल्शन। सो इस थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉन फेयर्स के दरमियान जो रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन की मदद से किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या शेप्स के बारे में पता लगाएंगे। मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हम किसी माइक्रोस्कोप या किसी सुपर माइक्रोस्कोप के जरिए इन मॉलिक्यूल्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ थ्योरेटिकल अप्रोचेस है जिनकी मदद से हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को मालूम कर सकते हैं। और इसमें सबसे अहम जो हमारे साथ अप्रोच है वो है विस्पर मॉडल। डियर स्टूडेंट, हमको पता है दैट बॉन्ड्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फेयर्स या शेयर इलेक्ट्रॉन फेयर। बॉन्ड असल में इलेक्ट्रॉन फेयर जो कि शेयर हो गए हो, उन शेयर इलेक्ट्रॉन फेयर को हम कहते हैं कि ये बॉन्ड्स है। और इन बॉन्ड्स में यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिफल करते हैं। इस वजह से इन बॉन्ड्स के अंदर या एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिफल्शन पाया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन रिफल्शन इज द की, या ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विस्पर मॉडल का की पॉइंट है या की फोकस है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ विस्पर मॉडल या स्टेटमेंट ऑफ विस्पर थ्योरी। विस्पर मॉडल स्टेट या विस्पर थ्योरी स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन फेयर्स अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम इन 3 डायमेंशन स्पेस as far apart as possible to minimize repulsion between them। So अगर इस स्टेटमेंट पर हम गौर करें तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉन फेयर्स का जिक्र है। सेकेंडली, इस स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉन फेयर को सेंट्रल एटम की अराउंड अरेंज करना है 3 डायमेंशन स्पेस में। अब किस तरह अरेंज करना है? तो इस तरह अरेंज करना है कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो जाए। और रिपल्शन कब कम से कम होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन फेयर एक दूसरे से पार्ट अपार्ट अरेंज हो जाए। थ्योरी के स्टेटमेंट के मुताबिक द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स is determined by the arrangement of atom around central atom। सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री मालूम करने के लिए उस मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम का तयन करना लाजमी है कि इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है। और सेंट्रल एटम के अराउंड फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन फेयर्स है सेंट्रल एटम के साथ, वो 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंज होगी। तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन फेयर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फेयर्स 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंज होंगे। अब 3 डायमेंशन स्पेस में कैसे अरेंज होंगे? सो द अरेंजमेंट हैव टू फुलफिल 2 कंडीशन। इलेक्ट्रॉन फेयर सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह अरेंज होंगे कि द रिपल्शन बिटवीन देम बिकम मिनिमम, कि इनके दरमियान जो रिपल्शन है ये रिपल्शन मिनिमम हो जाए। हम सबको ये मालूम है कि बॉन्ड्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के बॉन्ड्स असल में इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज हैं तो ये नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और रिपल्शन की वजह से ये रिपल्शन स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होती। अब स्टेबल ये कब हो गए? तब स्टेबल हो सकते हैं जब इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो। और रिपल्शन कब मिनिमम होगा? रिपल्शन तब मिनिमम होगा जब इनके दरमियान फासिला सबसे ज्यादा हो। तो जो इलेक्ट्रॉन फेयर्स होते हैं ये सेंट्रल एटम के अराउंड पार्ट अरेंज होंगे। अब इस स्टेटमेंट से हमें 2 बातों का आसानी से पता चल जाता है कि की टू स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए जो की है वो है नंबर 1 मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फेयर, कि उस मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन फेयर्स होगी इनके दरमियान मैक्सिमम सेपरेशन रखनी है। और मैक्सिमम सेपरेशन क्यों रखनी है?
इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान इसलिए रखनी है कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो जाए। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन असल में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करता है। नाउ द की कंसेप्ट ऑफ द मॉडल। सो इस मॉडल का की कंसेप्ट ये है दैट एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम रिफल ईच अदर। सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम्स बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड एटम एक दूसरे को रिफल करेंगे। क्यों रिफल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद है। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मौजूदगी की वजह से ये जो एटम्स है ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से बॉन्डेड है। So these atoms repel each other, or their electrons repel each other and adopt an arrangement, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ऐसा अरेंजमेंट अडॉप्ट करेंगे which have minimum repulsion, जहां पर रिपल्शन कम अज कम हो। इलेक्ट्रॉन फियर्स के दरमियान जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन अनस्टेबिलिटी काज करता है। और अगर आपने स्टेबल अरेंजमेंट के बारे में मालूम करना है तो स्टेबल अरेंजमेंट वही होगा जहां पर ये रिपल्शन कम अज कम हो। सो द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट इज द वन विच इज एसोसिएटेड विद लुईस एनर्जी। ऐसा अरेंजमेंट जो लुईस एनर्जी स्टेट में हो, उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट है। एंड द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट इज द वन विच हैज द मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और लुईस एनर्जी वाला अरेंजमेंट वही अरेंजमेंट होगा जहां पर एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो। और मिनिमम रिपल्शन तब हो सकता है जब इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान सेपरेशन मैक्सिमम हो। सो द की concept of the model is that the most stable arrangement is the one which has Lewis energy, and the Lewis energy depend on repulsion. So ऐसा अरेंजमेंट जहां पर रिपल्शन कम अज कम हो, मिनिमम रिपल्शन हो, वही अरेंजमेंट लुईस एनर्जी अरेंजमेंट होगा। और ये तब हो सकता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो। नाउ मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है? So the first one is electron pairs arrange around the central atom. So बार बार हम एक चीज का नाम दे रहे हैं, वो है central atom. That determinator always depend on central atom. तो central atom के इलेक्ट्रॉन around इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह अरेंज होंगे to minimize their repulsion, कि उनके दरमियान रिपल्शन कम अज कम हो। और रिपल्शन तब कम हो सकता है जब इनके दरमियान मैक्सिमम सेपरेशन हो। तो ये तो वेस्पर थ्योरी का मेन थीम है और ये हमने फर्स्ट पॉइंट में लिख लिया है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं। नंबर वन बॉन्ड पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो टू एटम्स या टू न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में हो, तो इनको हम कहते हैं कि ये बॉन्ड पेयर है। या ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स में इन्वॉल्व हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, उन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम कहते हैं लोन पेयर। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक ए बी एक मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर ये ए और बी एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर मौजूद है इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्योंकि इस बॉन्ड में असल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक ए की तरफ से और एक बी की तरफ से, तो ये बॉन्ड पेयर हो। ये भी बॉन्ड पेयर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सेंट्रल एटम के साथ दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि इन दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि ये लोन पेयर है। या इन दो इलेक्ट्रॉन्स ने ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन असल में लोन पेयर है। तो किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। पॉइंट नंबर 3, lone pair occupy more space and hence will contribute more repulsion. लोन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसी वजह से रिपल्शन में इसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। लोन पेयर सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन के अंडर होता है, इसी वजह से ये लोन पेयर रिलेटिवली फ्री होती है। और जब ये लोन पेयर रिलेटिवली फ्री है तो इस वजह से इसका जो रिपल्शन का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होगा। तो वेस्पर मॉडल कह रहा है कि लोन पेयर चूंकि ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ज्यादा स्पेस ये सेंट्रल एटम के अराउंड ऑक्यूपाई कर रहा है, इसी वजह से इसका रिपल्शन में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। एंड द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज, अगर दो लोन पेयर एक दूसरे के करीब हो तो उन दोनों लोन पेयर्स ने चूंकि ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रखी है तो इनके दरमियान रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन है और तीसरे नंबर पर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मॉलिक्यूल लिख लूं, ये है ए एक सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम के साथ दो एटम्स बॉन्डेड है, ये एक बी एटम है
और ये दूसरा बी एटम है, और इस सेंट्रल एटम के अराउंड दो लोन पेयर्स भी मौजूद है। ये एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है। अब इस दोनों लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है इसको मैं कहता हूं ए टाइप रिपल्शन, यानी लोन पेयर रिपल्शन। यहां पर मैं लिखूंगा ए टाइप रिपल्शन इज लोन पेयर रिपल्शन। अब इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है इस रिपल्शन को मैं कहूंगा बी टाइप रिपल्शन, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है ये बी टाइप रिपल्शन है। और इन दोनों बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है इस रिपल्शन को मैं कहूंगा सी टाइप रिपल्शन। तो दोनों बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है ये सी टाइप रिपल्शन है। चूंकि ये दोनों लोन पेयर रिलेटिवली फ्री है और अगर ये रिलेटिवली फ्री है तो इनके दरमियान जो रिपल्शन होगा ये ज्यादा होगा, इन दोनों के दरमियान रिपल्शन ज्यादा होगा। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान ये जो रिपल्शन है ये रिपल्शन कम होगा, क्योंकि ये लोन पेयर तो फ्री है लेकिन बॉन्ड पेयर अब दो न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में है तो ये इतना ज्यादा रिपल्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। और इन दोनों के मुकाबले में इस दोनों बॉन्ड पेयर के दरमियान ये जो रिपल्शन है ये सबसे कम होगा। ये क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, और दोनों बॉन्ड पेयर के दरमियान चूंकि दोनों बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई ने अट्रैक्ट कर रखी है तो इनके दरमियान रिपल्शन कम होगा। तो अब यहां से मैं ये ऑर्डर निकाल सकता हूं दैट ए विल बी ग्रेटर देन बी विच विल बी ग्रेटर देन सी। लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होगा और बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 4, व्हेन देयर इज लेस रिपल्शन the bond angle will be high and when there is more repulsion the bond angle will be low। अगर हम ये कह सकते हैं कि रिपल्शन मिनिमाइज तब होगा जब इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है ये ज्यादा हो जाएगी। तो अगर दो एटम्स की बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा है तो रिपल्शन को कम करने के लिए बॉन्ड एंगल ज्यादा करना पड़ेगी। तो रिपल्शन डिक्रीजेस व्हेन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। रिपल्शन कब कम होगा? जब बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगी। Point number 5, multiple bonds behave like single electron pairs for structure determination। डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेवियर करेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेवियर करेगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिहाज से। यानी जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होता है ये रिपल्शन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों के लिए एक जैसा होगा। मतलब मेरे साथ, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान दो डबल बॉन्ड्स मौजूद है, लेकिन इन दोनों डबल बॉन्ड्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिफल नहीं करेंगे और ये बिहेवियर करेंगे इस तरह कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ये इस तरह बिहेवियर करेंगे दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड्स बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूं। मेरे साथ है HCN एक मॉलिक्यूल है HC ट्रिपल बॉन्ड N, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड बिहेवियर करेगा जैसे कि यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। तो इनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, लेकिन याद रखना ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि विस्पर मॉडल में मल्टीपल बॉन्ड्स को कोई अहमियत नहीं दी गई है और पाई बॉन्ड, जो कि हम फिर VBT में पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन विस्पर मॉडल में मौजूद नहीं है। 6, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब स्ट्रक्चर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर क्या है? तो हमारे साथ दो किस्म के एटम्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सेंट्रल एटम और दूसरे को हम कहते हैं टर्मिनल एटम्स। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम ज्यादा हो, अगर टर्मिनल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो देन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी लेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट कम होगा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये एक सेंट्रल एटम है A और इसके साथ दो एटम्स बॉन्डेड है, एक बी एटम है और दूसरा भी बी एटम है। अब अगर इस बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का मतलब यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस बी एटम ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बी टर्मिनल एटम के अराउंड मौजूद है तो इस सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अब
एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा, और जब सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 stated if electronegativity of terminal atom is high then the effect of electron pair will be low, but if the electronegativity of central atom is high, if electronegativity value of central atom is high, अगर central atom की electronegativity ज्यादा है then the effect of electron pair will be high, तो अब electron pairs का असर भी high होगा। अब इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये ए एटम जो कि सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगी, और अगर जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब ये है कि यहाँ पर अब रिपल्शन ज्यादा होगी, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा सेंट्रल एटम के अराउंड, और मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अब ज्यादा होगी। What is the effect of lone pair on shape of molecule? So the ideal bond angle changes in the presence of lone pair. Lone pair का shape of molecules पर कुछ lone pair का shape of molecule पर इतना सा असर है कि lone pairs की वजह से जो ideal bond angle होगी वो ideal bond angle decrease होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक मॉलिक्यूल है, ए सेंट्रल एटम है और 3 एटम्स यहाँ पर बॉन्डेड है, तीन बी एटम्स यहाँ पर बॉन्डेड है। अब यहाँ पर जो आइडियल बॉन्ड एंगल होगी ये आइडियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री की बराबर होगी। सो आइडियल बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। लेकिन अगर अब यहाँ पर इस एक बॉन्ड पेयर की जगह यहाँ पर एक लोन पेयर मौजूद हो, यहाँ पर बी एटम है, यहाँ पर भी बी एटम है, लेकिन इस बी एटम की जगह यहाँ पर एक लोन पेयर मौजूद है, तो अब यहाँ पर जो बी के दरमियान जो बॉन्ड एंगल नॉर्मली 120 थी अब वो 120 डिग्री से कम होगी। तो लोन पेयर का असर कुछ यूं है कि लोन पेयर की वजह से, चूंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन काज कर रहा है, तो ज्यादा रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड पेयर्स को एक दूसरे के करीब लाएगा, तो इनकी ज्यादा रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब आ जाएगी, और जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है नॉर्मली 120 डिग्री और 3 बॉन्ड पेयर की शक्ल में ये अब 120 से कम होगी, 119 हो सकती है, 118 हो सकती है, 107 हो सकती है, एनी वैल्यू हो सकती है। सो द इफेक्ट ऑफ लोन पेयर का यही असर है कि इसकी वजह से आइडियल बॉन्ड एंगल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड्स ऑन द नंबर, सबसे पहले नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, और इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितनी है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर्स है अराउंड द सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेटिक नंबर 2 में बॉन्ड पेयर 2 ले लें और 0 लोन पेयर हो, यानी AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप लीनर होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगी। बॉन्ड पेयर अगर 3 हो, यानी स्टेरिक नंबर 3 हो, तो नाउ अगर बॉन्ड पेयर 2 है सो शेप इज लीनर, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर 3 है यानी नंबर इंक्रीज होगा, AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स है, सो द शेप विल चेंज टू ट्राइगोनल प्लेनर एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। लेकिन अगर अब इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, यानी AB2X टाइप मॉलिक्यूल्स है, देन द शेप विल बी एंगुलर एंड द बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120, क्योंकि लोन पेयर का काम ये होता है कि ये आइडियल बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। अब अगर बॉन्ड पेयर को मैं 4 तक इंक्रीज करूं, AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स ले लूं, तो शेप विल बी टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 डिग्री। अब अगर इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर में 1 लोन पेयर हो, यानी AB3X टाइप हो, सो द शेप विल बी pyramidal एंड बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109.5। अगर 2 लोन पेयर्स है देन AB2X टाइप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एंगुलर होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम होगी। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स है, देन द शेप विल बी ट्राइगोनल pyramidal और बॉन्ड एंगल यहाँ पर एक्सियल इक्वेटोरियल 120 होगी और एक्सियल 90 होगी। और सी सा स्ट्रक्चर होगा AB4X टाइप मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड सिमिलरली आर दीज आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर पॉसिबल